वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ये है उत्तराखंड वन आरक्षी यानी कि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर। ठीक है, तो उत्तराखंड वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है दोस्तों। ये हुआ था आपका 2020 में। ठीक है, जिसका हाल ही में शारीरिक फिटनेस के बाद रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट। और उसके बाद अभी इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए आपको पता ही है अभी फॉरेस्ट गार्ड के दोबारा से फॉर्म भरे जा रहे हैं और बहुत आपने भी भरे होंगे, तो इसकी प्रिपरेशन जो है अगर फॉर्म भरे तो बहुत जरूरी है। आप एक बार देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आए थे पिछली बार के पेपर में और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और मैं एक चीज बताऊंगा जो हम ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो आज मैं पार्ट फर्स्ट डिस्कस करूंगा, इसमें हिंदी के जितने क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं प्रत्येक ऑप्शन पे डिस्कस करूंगा और जैसे जितना भी उस क्वेश्चन से चीजें बन सकते हैं उसको हम डिस्कस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, तो तुरंत लाइक करने या फ्री होता है यार, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए नंबर एक, इसमें पहला क्वेश्चन है खड़ी बोली निम्न में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो खड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर बहुत सारी उपभाषाएं होती है, तो नंबर एक यहाँ पर ए ऑप्शन में राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। दोस्तों थोड़ा सा इसको डिटेल में पहले समझ लो। ठीक है, जैसे नंबर एक राजस्थानी भाषा दी है। ठीक है, कुछ भाषाएं होती हैं, जैसे उपभाषा हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं उपभाषा। ठीक है, यहाँ पर मैं उपभाषा लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा इसकी बोलियां, उपभाषा के बाद यहाँ हम लिखेंगे इसकी बोलियां और यहाँ लिखेंगे मुख्य क्षेत्र। ठीक है, यानी कि किस क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब हमने तीन चीजें यहाँ पर हम जानेंगे। ठीक है, एक उपभाषा, दूसरा उसकी बोलियां और तीसरा उसका क्षेत्र। देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं राजस्थानी की, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राजस्थानी। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा एक उपभाषा है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। इसके अंतर्गत आती है दोस्तों मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी। देखिए कौन कौन सी आती है, मारवाड़ी, जयपुरी। ठीक है, मारवाड़ी, जयपुरी, उसके बाद मेवाती, मालवी और ढूंढाती। ठीक है, ये कुछ भाषाएं आती हैं, बोलियां आती है। ठीक है, तो राजस्थानी के अंतर्गत इतनी बोलियां आती हैं। ठीक है, हो सकता है इस बार खड़ी बोली पूछा है, नेक्स्ट टाइम आपको मारवाड़ी पूछ दे, मेवाती पूछ दे, ढाढाती पूछ दे। ठीक है, ढाढाती पूछ देगा, ये इतनी होती है। इसका जो मुख्य क्षेत्र होता है दोस्तों वो राजस्थान का वाला एरिया है। ठीक है, राजस्थान इस भाषा का यानी कि राजस्थानी भाषा का जो मुख्य क्षेत्र कहाँ है, राजस्थान इसका मुख्य क्षेत्र है। अब यहाँ पर दूसरी हम बात करेंगे दोस्तों पूर्वी हिंदी की। ठीक है, ऑप्शन बी देखेंगे आप, पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी में भी सेम इसी तरीके की कहानी रहने वाली है। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी में आप समझने की कोशिश करना। देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, अवधी आती है, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी कहा मैंने, अवधी, बघेली और कौन सी कहा, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी। तो इतनी भाषाएं जो है इसके अंतर्गत आती है, सॉरी बोलियां। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत इतनी बोलियां। इसके ये मुख्य क्षेत्र इसका एमपी है, एमपी में ये बोला जाता है यूपी वाला क्षेत्र और बाकी छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़। ठीक है, ये हम यहाँ पर देख लिया हमने। देखिए मुख्य क्षेत्र इसके अंतर्गत तीन मुख्य क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। पूर्वी हिंदी इन तीन जगहों पर बोली जाती है, उसके बाद बाकी जगह भी है, लेकिन जो मुख्य क्षेत्रों की हम बात करेंगे तो यहाँ पर तीसरा नंबर दोस्तों यहाँ पर है बिहारी भाषा की। ठीक है, अब बिहारी के अंतर्गत आपको पता ही है कौन कौन सी बोलियां आती है। नंबर एक इसमें आपने देखा होगा दोस्तों, जानते होंगे आप इसके बारे में, भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी कहाँ की भाषा है, कहाँ की बोली है, बिहारी की बोली है। ठीक है, बिहारी उपभाषा की। उसके बाद है मैथिली। ठीक है, भोजपुरी, मैथिली और एक तीसरी और है, इसका नाम है मगही। ठीक है, ये तीन जो है बिहारी उपभाषा की बोलियां हैं। ठीक है, ये कुछ भी पूछा जा सकता है। इसका बिहार और यूपी, इसका जो क्षेत्र है वो है बिहार और यूपी। ठीक है, ये और उसके बाद जो चौथे नंबर में पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी है, पश्चिमी हिंदी, इसको भी समझ लेते थोड़ा। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी में कौरवी आती है एक। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, कौरवी, कौरवी। ठीक है, ये कौरवी जो है ना, कौरवी को ही खड़ी बोली भी बोला जाता है। ठीक है, इसी का नाम, दूसरा नाम क्या है, खड़ी
बोली, कौरवी का ही दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपने देखा और आपसे पूछा गया कि खड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो आपने देख लिया यहाँ पर खड़ी बोली किसके अंतर्गत आ रही है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ रही है। ठीक है, उसके बाद आगे है इसमें हरियाणवी। हरियाणवी को ही बोला जाता है बांगरू। ठीक है, बांगरू भी बोला जाता है हरियाणवी भाषा को। अब हरियाणवी ना, अगर हरियाणवी आएगा आप कर भी लेंगे, लेकिन बांगरू जो है इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रज भाषा बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, ब्रज भाषा बुंदेली व कन्नौजी। ठीक है, तो इतनी भाषाएं जो है किसके अंतर्गत आती हैं भाई? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके मुख्य क्षेत्र की बात करें तो इसका मुख्य क्षेत्र हरियाणा और यूपी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। अब किसी भी इतने जितने भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए, इसमें से किसी भी बोली या उपभाषा परिवार की बात करेगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। एक बार इसको अच्छे से ध्यान से देख लेंगे तो आसानी से इसको आप कर लेंगे, इसमें कहीं पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के। पेपर थोड़ा सा जो है हिंदी वाला पार्ट भी इसमें थोड़ा टफ बना था दोस्तों। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर। ठीक है, ये एक रचना है दोस्तों। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर संस्मरण संग्रह किसका है? ठीक है, ये संस्मरण संग्रह है, तो ये किसका है दोस्तों? सबसे पहले एक क्वेश्चन यहीं से बन गया, ये क्या है मतलब? ठीक है, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, तो ये क्या है? यात्रा दृष्टांत है, यात्रा वृतांत है, संस्मरण संग्रह भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसके रचनाकार कौन है? ठीक है, अब इसके रचनाकार की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये है मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन ए यहाँ पर को सही है। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी। अगर आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कर लो। ठीक है, कमेंट करेंगे, लिखेंगे, इससे आपको मतलब आपको ही फायदा होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं श्याम मनोहर जोशी की, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं श्याम मनोहर जोशी को ही। ठीक है, श्याम मनोहर जोशी को हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। श्याम मनोहर जोशी जो है, इनका जन्म कब हुआ था? ठीक है, इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1933 को। ठीक है, जन्म हुआ था इनका 9 अगस्त 1933 को। ठीक है, कॉपी निकाल के नोट्स बना लो, और उसके बाद ये चीजें जो है आप ढूंढने बैठोगे, देखने बैठोगे, मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लो कैसे क्वेश्चन आए थे, और इसका जो है नोट्स भी आप लोग बना लो। ठीक है, 30 मार्च 2006 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार ऐसे क्वेश्चन वैसे आते नहीं है, लेकिन कई बार आपसे हो सकता है पूछा भी जाए। अब दोस्तों इनकी कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी की, इनके उपन्यासों की अगर बात करते हैं, ठीक है, इनके कुछ उपन्यास लिखे इन्होंने जो महत्वपूर्ण हैं, हो सकता है एग्जाम में किसी समय आपसे पूछ लिए जाए। तो इनके जो उपन्यास है वो है, एक उपन्यास का नाम है क्याप। ठीक है, क्याप, और एक है कसप। ठीक है, कसप है, और दूसरा है दोस्तों हमजाद, तीसरा हमजाद। ठीक है, और उसके बाद है कुरु। ठीक है, कुरु स्वाहा, ये भी इनका उपन्यास, इनके उपन्यास का नाम है। ठीक है, उसके बाद है मैं कौन हूं। ठीक है, मैं कौन हूं, ये इनके कुछ उपन्यास है, और अन्य भी हैं। ठीक है, बाकी भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर मेन की बात करेंगे। अगर बात करते हैं इनकी कहानी संग्रह की, ठीक है, कहानी संग्रह, कुछ कहानी है इन्होंने लिखी है। कहानी संग्रह में दोस्तों कैसे लिखो मैं बताता हूं आपको। 10 प्रतिनिधि कहानियां। ठीक है, 10 प्रतिनिधि कहानियां इनकी जो है कहानी संग्रह का नाम है। कैसे किस्सागो। ठीक है, कैसे किस्सागो, ये इनकी कहानी संग्रह जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पटकथाएं भी लिखी हैं। ठीक है, शायद मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, लेकिन इनकी लिखी गई पटकथाओं पर एक आध फिल्म वगैरह भी कुछ बनी हुई है। उसके बाद दोस्तों इनकी पटकथाओं की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है बुनियाद। ठीक है, बुनियाद। अब देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, हम लोग ये भी इनका ही इनकी पटकथा इन्होंने लिखी है। उसके बाद आसमान। ठीक है, उसके बाद है गाथा, कक्का जी कहीन। ठीक है, ये भी इनका ही उपन्यास है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने भ्रष्टाचार,
एक भ्रष्टाचार नाम से भी लिखा है। ठीक है, ये कुछ इनके श्याम मनोहर जोशी की कहानी संग्रह है, पटकथा और उपन्यासों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं दोस्तों बनारसी दास चतुर्वेदी की। ठीक है, ऑप्शन बी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बनारसी, ये देखिए बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, बनारसी दास चतुर्वेदी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बनारसी दास चतुर्वेदी दोस्तों 24 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 24 दिसंबर, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, आप पूरा लिख लो। 24 दिसंबर 1892 को इनका जन्म हुआ और 2 मई 1985 को ये मर गए। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये चीज यहाँ से देख लो थोड़ा। इनकी प्रमुख रचनाएं, ठीक है, प्रमुख रचनाएं ज्यादा हम डिटेल में ना देखते हुए हम देख लेते हैं प्रमुख रचनाएं। ठीक है, तो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं इनके दोस्तों? इसमें राष्ट्रभाषा नंबर 1, पहला नाम जो आता है वो है राष्ट्रभाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा इनकी रचना है। उसके बाद फिजी, दूसरा है फिजी द्वीप में, फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष, फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष भी इनकी रचना है। उसके बाद इनकी रचना है हमारे आराध्य। देखिए बनारसी दास चतुर्वेदी, इनके नाम में बनारस है तो हमारे आराध्य, आराध्य जो है इस तरीके से याद कर लेना। ठीक है, बनारस और आराध्य को आपस में जो है कनेक्ट कर लेना। उसके बाद सेतुबंध, इनका क्या है? सेतुबंध, बनारस में सेतु भी है। ठीक है, तो सेतुबंध। उसके बाद है संस्मरण, संस्मरण। और अगला रचना है इनका रेखा चित्र। ठीक है, ये इनकी रचनाएं रेखा चित्र। अब दोस्तों इनको कुछ पुरस्कार भी मिले थे, तो पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। कौन कौन से पुरस्कार इनको दिए गए हैं या इन्होंने कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो इसमें इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसके बाद इन्होंने पाया है पद्म पुरस्कार, सॉरी पद्म भूषण है। ठीक है, पद्म अलग अलग होते, तो पद्म भूषण इनको 1973 में मिला था। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से बनारसी दास चतुर्वेदी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इनको नोट कर लो आप, फटाफट से इनको नोट कर लो। और जितने भी यहाँ पर से मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊंगा वो सभी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पर उनकी जरूरत होगी। उसके बाद तीसरा ऑप्शन था दोस्तों ईला चंद्र जोशी। ठीक है, इसको भी देख लो क्योंकि एग्जाम में क्या पता कहाँ से पूछ ले, हमको एक क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना, हमको उसके संपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना। सी ऑप्शन में था ईला चंद्र जोशी। ठीक है, सी ऑप्शन में क्या था? इला चंद्र जोशी था। दोस्तों इला चंद्र जोशी का जन्म 13 दिसंबर 1903 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 13 दिसंबर 1903 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? अल्मोड़ा में। ठीक है, इला चंद्र जोशी का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था 13 दिसंबर 1903 में, लेकिन 1982 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1982 में इनकी मृत्यु हो गई। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अब अगर हम बात कर रहे हैं इनकी रचनाओं की दोस्तों, इन्होंने कई विधाओं में रचनाएं लिखी। कहानी इन्होंने लिखे, इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। ठीक है, कहानी लिखे, इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, और इन्होंने जो है और भी छोट मोट शॉर्ट स्टोरी या फिर कह सकते हैं ऐसी चीजें भी लिखे हैं। लेकिन हम मेन चीजों की बात करें दोस्तों, कहानी के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट इनकी कहानी संग्रह में आती है वह नंबर 1 है धूप रेखा। ठीक है, धूप रेखा इलाचंद जोशी ने लिखी है। उसके बाद इन्होंने लिखी थी आहुति। ठीक है, आहुति जो है एक आध बार एग्जाम में पहले पूछा गया है, आहुति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लेना। ठीक है, उपन्यासों की अगर बात करें तो इसमें इनका उपन्यास जो इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं ये सन्यासी। ठीक है, सन्यासी उपन्यास है इनका इलाचंद जोशी का। उसके बाद मुक्ति पथ। ठीक है, मुक्ति पथ, सॉरी पथ, मुक्ति पथ है इनका। और पर्दे की रानी। ठीक है, पर्दे की रानी, ये भी इन्हीं का उपन्यास है। देख लिए, उपन्यास और कहानी संग्रह हमने यहाँ पर देख लिया। दोस्त एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको यहाँ लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इनको जो है हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास के आरंभकर्ता के रूप में जाना जाता है। हिंदी में किस रूप में जाना जाता है? हिंदी में मनोवैज्ञानिक, देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना। ठीक है, मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की आरंभकर्ता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इनको हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के आरंभकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डी ऑप्शन
जो था हमारा वो था विष्णु प्रभाकर, ठीक है, क्या था, विष्णु प्रभाकर। तो अब यहाँ पर विष्णु प्रभाकर दोस्तों थोड़ा नॉइज आपको वीडियो में पीछे से लगता है, थोड़ा अगल बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है तो इसकी वजह से नॉइज आएगा, तो थोड़ा सा मेंटेन कर लेना यार आप लोग, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। चलिए अब आगे बात करते हैं विष्णु प्रभाकर की। तो 21 जून 1912 को इनका जन्म हुआ था दोस्तों, और 19 अप्रैल 2009 को इनकी मृत्यु हुई, ठीक है, इसको देख लेना थोड़ा सा। उसके बाद दोस्तों इन्होंने भी कई विधाओं में रचना की है, इनमें जैसे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, इन्होंने नाटक भी लिखे हैं दोस्तों, ठीक है, नाटक इन्होंने लिखे। उसके बाद इनका कहानी संग्रह भी है, ठीक है, और इन्होंने आत्मकथा भी लिखी है, ठीक है, आत्मकथा। तो इतनी चीजें इन्होंने लिखी। अब हम यहाँ से देखेंगे इंपॉर्टेंट चीजों को, ठीक है। तो उपन्यासों के नाम देखें तो इनका उपन्यास है दोस्तों ढलती रात, ठीक है, ढलती रात इनका एक उपन्यास है। दूसरा इनका उपन्यास है स्वप्नमयी, ठीक है। अर्धनारीश्वर, भाई अर्धनारीश्वर भी इन्हीं का उपन्यास है, ठीक है, अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर भी इन्हीं का उपन्यास है। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछ लेगा कि अर्धनारीश्वर क्या है, मतलब नाटक है, कहानी है, या फिर ये इसके रचयिता कौन है, ठीक है। उसके बाद क्षमादान भी इन्हीं का है। और उसके बाद है होरी, ठीक है, होरी एक कैरेक्टर था दोस्तों, किसके, प्रेमचंद का के एक कहानी थी, उसमें होरी एक कैरेक्टर था, ठीक है। दो मित्र, लेकिन ये होरी इनका एक उपन्यास है, पूरा उपन्यास, ठीक है। दो मित्र ये इनके कुछ उपन्यासों के नाम है, ठीक है, दो मित्र भी इनकी का उपन्यास है। उसके बाद बात करते हैं इनके नाटकों के। तो नाटकों में इन्होंने नवप्रभात इनका एक नाटक है दोस्तों, ठीक है, नवप्रभात। उसके बाद अगला नाटक है इनका अशोक, ठीक है, अशोक। और तीसरा है प्रकाश और परछाइयाँ, ठीक है, प्रकाश और परछाइयाँ भी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देख लेते हैं अगला इसमें कहानी संग्रह में इनका संघर्ष के बाद एक कहानी है, इंपॉर्टेंट है, संघर्ष के बाद, ठीक है, संघर्ष के बाद है। और मेरा वतन, ठीक है, इनकी कहानियां हैं, कहानी संग्रह है। आत्मकथा दोस्तों इनकी पंखहीन, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, पंखहीन है। अगर हम बात करते हैं इनको पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनको पद्म भूषण दिया गया है दोस्तों, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पद्म भूषण है, पद्म भूषण को आप लिख लो। पद्म भूषण इनको किस चीज के लिए मिला है, मैंने पहले आपसे कहा था, ये नारीश्वर, अर्धनारीश्वर देख रहे होंगे आप यहाँ पर, तो अर्धनारीश्वर के लिए इनको क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था, ठीक है। साहित्य अकादमी और जो है भारतीय ज्ञानपीठ भी इनको मिला है, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ, ठीक है, ज्ञानपीठ। ये जो है तीन पुरस्कार इनको मिले हैं जो मुख्य रूप से चर्चा में रहते हैं, ठीक है, यानी कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हमने एक क्वेश्चन से जितने भी यहाँ पर राइटर दिए गए थे हमने सबकी रचनाएं देख ली, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, उनकी जन्म और मृत्यु डिस्कस कर ली। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन को इसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करो, ऐसे ही पढ़ाई करोगे तो आपका जो है, देखिए सिलेक्शन कभी भी ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के नहीं होता है सिलेक्शन। इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे तो उसके प्रत्येक पहलू को जानने की कोशिश करेंगे, तभी जाके आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए कमल का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान देना। हम कई बार क्या कर देते हैं, कमल का पर्यायवाची देखा हमने, सीधे जो है अपने ऑप्शन पे क्लिक करना शुरू कर देते हैं, इससे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, दिक्कत जो है फिर आती है। देखिए कमल के पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए है, सरोज कमल का पर्यायवाची है, नीरज भी कमल का पर्यायवाची है, और जलज भी कमल का पर्यायवाची है, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द जो है मैंने आपको पढ़ाए थे, लेकिन पर्यायवाची शब्द मैंने अभी एक अलग से वीडियो बनेगा, उनकी ट्रिक बता दूंगा मैं आपको। बाकी अम्बुद हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अंबर आपने सुना होगा दोस्तों, ठीक है, एक शब्द होता है अंबर। अंबर मतलब क्या होता है, आसमान या आकाश, ठीक है, अंबर मतलब आकाश या आसमान होता है। देखिए इसी से कहीं ना कहीं ये इसी से बना हुआ है, ठीक है, अम्बुद।
तो अम्बुत होता है दोस्तों मेघ, अंबर, अम्बुत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेघ, ठीक है, मेघ, मेघ मतलब बादल, ठीक है, मेघ, इनको जलद भी बोलते हैं, ठीक है। इसके पर्यायवाची शब्द बता रहा हूं अम्बुत के, बाकी तीन तो आपको पता है कमल के हैं, जलद, वारिद, वारिद, ठीक है, ये आप याद कर लेना वारिद। उसके बाद धराधर, धराधर, और उसके बाद जलधर, जलधर, ठीक है, और उसके बाद घन, ठीक है, और पयोधर। देखो इतनी चीजें, इतने इसके पर्यायवाची शब्द हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो आप, मैंने इतने बता दिए, इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लेना, ठीक है। ये चीजें याद ही करनी पड़ती है, कोई इतनी जबरदस्त ट्रिक इनकी नहीं होती है। एक बार फिर कहूंगा दोस्तों, अगर आपको लगता है हम मेहनत करते हैं अपने वीडियो के लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बार बार कहूंगा, इरिटेशन होती है, तो इससे पहले प्लीज आप जो है खुद ही लाइक कर लो यार, ये फ्री होता है, इसमें कोई आपको खर्चा नहीं आता है, ठीक है। तो लाइक वीडियो को कर लो, अगर चाहें आपको लगता है तो शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप कर ही लेंगे, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियोज आगे भी भविष्य में चाहिए होती हैं, ठीक है। चलिए अगला है चौथा क्वेश्चन, देखिए आप यहाँ पर काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए कुकुरमुत्ता जो है इंपॉर्टेंट रचना है। देखिए काव्य रचना जो है कुकुरमुत्ता जो है किसकी रचना है? पहली बात तो यह है कि ये काव्य है, ठीक है, कुकुरमुत्ता क्या है, एक काव्य है दोस्तों। इसका जो सही जवाब हो जाता है, इसका सही जवाब हो जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य रचनाएं और इनके बारे में भी मैं बताऊंगा, और बाकी जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए इन सभी के बारे में लास्ट वाले स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये भी लंबा हो जा रहा है, अभी मैंने राइटर को डिस्कस किया था, थोड़ा मैं इसको अभी बाद में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अभी हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, ठीक है। ये पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से हमको पहचानना होते हैं वाक्य, और बाकी व्याकरण की दृष्टि से वाक्यों को पहचाना। वर्तनी में शब्दों को जानना होता है, और इसमें भी कोई वर्तनी में खराब दिए होते हैं, किसी भी तरीके से वो वाक्य अशुद्ध हो सकता है, ठीक है। तो मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूं, ठीक है, तो मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूं। अब ये कि यहाँ पर शुद्ध को पहचानना है, सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेंगे हम, ठीक है। हमको शुद्ध ढूंढना है, अशुद्ध ढूंढना है, तो अनेकों विद्वानों से नहीं हो सकता, ठीक है। मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं, ऐसा होगा तो ये शुद्ध नहीं है, ये कैसा है, अशुद्ध है। मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं, ये शुद्ध है, ठीक है। मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूं, मैं कई विद्वान जनों से मिला हूं, ये भी गलत है। अब देखिए डाउट होगा आपको, तो इसमें होगा मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं या मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूं। तो बहुत सारे क्या होता है, मैं बहुत विद्वानों से मिला हूं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों जो है गलत हो जाते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर को सही हो जाता है, ठीक है। मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं, ठीक है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 6, आपका बंटी किस विधा की रचना है? देखिए विधा का मतलब कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है या आत्मकथा है। दोस्तों जो आपका बंटी है ना, ये है उपन्यास, ठीक है। क्या है? ये एक उपन्यास है। अब इसके जो रचनाकार हैं, ठीक है, आपका बंटी जो रचना की है वो मन्नू भंडारी की है, ठीक है। किसकी है? मन्नू भंडारी, ठीक है। तो मन्नू भंडारी की रचना है ये, मन्नू भंडारी का उपन्यास है। तो दोस्तों आपका बंटी में जो है ये दिखाया गया है कि एक मतलब एक हिसाब से इसमें दिखाया गया कि जो विवाह विच्छेदन हो जाता है, विवाह टूट जाता है, ठीक है, तो उस विवाह के विच्छेदन की त्रासदी में पीस रहे एक बच्चे को इसमें जो है सेंटर में रख करके इस पूरे उपन्यास को लिखा गया है, ठीक है। विवाह जब टूटता है तो उसके दर्द, उसकी त्रासदी के बीच पिस रहे एक बच्चे को केंद्र बना करके, सेंटर में रख करके इस उपन्यास को लिखा गया था। 1970 इस उपन्यास को कब आपका बंटी, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेट इसकी, 1971 में पब्लिश हुआ था, ठीक है, 1971 में। इसके बाद इनके अन्य उपन्यास भी हैं दोस्तों, ठीक है। अन्य उपन्यास है इनका 1 इंच मुस्कान, ठीक है, 1 इंच मुस्कान, ठीक है। इनका एक अन्य उपन्यास है 1 इंच मुस्कान, जिसको 1962 में जो पब्लिश हुआ था। और इसमें जो है इस उपन्यास को, जो 1 इंच मुस्कान उपन्यास है, इसको मन्नू भंडारी ने अपने पति के साथ मिलकर लिखा था दोस्तों, ठीक है, अपने पति के साथ मिलकर लिखा था। इसमें जो इन्होंने लिखा है वो पढ़े लिखे आधुनिक लोगों की एक दुखांत प्रेम कथा के बारे में लिखा है, ठीक है। कैसे लोगों की, जो मॉडर्न है, पढ़े लिखे जो है लोग हैं, उनकी प्रेम कथा का एक दुखांत प्रेम लव स्टोरी के बारे में इन्होंने लिखा है इसमें, ठीक है। इनका दूसरा उपन्यास है महाभोज, ठीक है,
अगला उपन्यास इनका महाभोज है, 1979 में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, इसमें जो है इन्होंने महाभोज में दोस्तों नौकरशाही और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की पीड़ा को दिखाया है, व्यक्त किया है। ठीक है, उसके बाद इनका एक अगला उपन्यास और है जिसका नाम है स्वामी। ठीक है, एक स्वामी इन्होंने उपन्यास लिखा है। और इनका अन्य उपन्यास है दोस्तों, ठीक है, 4-5 उपन्यास हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इतने ही उपन्यास है इनके, और बाकी होंगे तो फिर वो गॉड उपन्यास होंगे, ज़्यादा फेमस नहीं रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, कुछ इनकी कहानियाँ भी थी। ठीक है ना, कहानियाँ। ठीक है, हमने उपन्यास डिस्कस किए, अब देखते हैं इनकी कहानियाँ। कुछ कहानियाँ भी इन्होंने लिखी ही होंगी। तो कहानियों में दोस्तों एक इनका जो फेमस कहानी थी वो है एक प्लेट सैलाब। ठीक है, एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब इनकी कहानी थी जिसको 1962 में पब्लिश किया गया था। दूसरा है मैं हार गई। ठीक है, और इनका एक वो है मैं हार गई, 1957 में इसको पब्लिश किया था। उसके बाद दोस्तों तीन निगाहों की एक तस्वीर, तीन निगाहों की एक तस्वीर, तीन निगाहों की एक तस्वीर है। ठीक है, उसके बाद यही सच है, यही सच है जो है ये 1966 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, और उसके बाद आंखों देखा झूठ और अकेली, एक इनका उपन्यास है अकेली। ठीक है, अकेली इनका एक कहानी है, कहानी संग्रह है। उसमें जो है एक मेन पात्र है जिसका नाम सोमा बुआ है। ठीक है, एक पात्र है, इसका नाम है सोमा बुआ। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसमें जो सोमा बुआ नामक पात्र मुन्नू भंडारी के किस कहानी में है, तो ये अकेली एक कहानी है उसमें है। ठीक है, ये मेन है। उसके बाद आंखों देखा झूठ और त्रिशंकु, ये भी इनकी कहानियां, इनको भी आप लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इन्होंने जो नाटक लिखे हैं, तो नाटकों की अगर हम बात करें तो नाटकों के अंतर्गत दोस्तों इसमें आता है बिना दीवारों का घर। इनका एक नाटक है बिना दीवारों का घर। ठीक है, बिना दीवारों का घर इनका जो है 1966 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये भी आप लिख लो दोस्तों। इनको अगर हम पुरस्कारों की बात करें, कौन कौन से पुरस्कार इनको मिले हैं, तो इनको हिंदी अकादमी पुरस्कार मिला है, हिंदी अकादमी पुरस्कार मिला है। उसके बाद इनको व्यास सम्मान भी मिला है। ठीक है, व्यास सम्मान, इसको भी आप नोट करना। दिल्ली का शिखर सम्मान भी इनको मिला है। ठीक है, दिल्ली का शिखर सम्मान, इसको भी आप नोट कर लो। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, इनकी कहानी हमने डिस्कस कर ली है, इनके उपन्यास के बारे में हमने पढ़ लिया, जीवनी हमने पढ़ ली है, और आत्मकथा भी, आत्मकथा इनकी जो है कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। जितनी चीज़ें हमने यहाँ से देख ली जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना, एक यहाँ पर मुहावरा है, लोकोक्ति होती है। ठीक है, कहावतें होती हैं, वो आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर एक दिया गया है कहावत, तो ये है कि बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना। ठीक है, तो जब आदमी बर्बाद हो गया, सब कुछ लूट गया, लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर अहंकार बना हुआ है, अकड़ बनी रहती है। ठीक है, तो हम आमतौर पर क्या यूज करते, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ठीक है, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है, ये भी हो सकता है इसके बारे में पूछा होता, तो आपको ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, इसका मतलब होता है कि मतलब अगर खुद से चिढ़ गया, किसी काम को नहीं कर पाए, तो वो दूसरों पर उसका दोष दे देना या दूसरों पर उसके लिए गुस्सा करना, इसका वाक्य प्रयोग में आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से। अगला, ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना। भाई जब काम शुरू कर ही दिया तो फिर परिणाम से क्या डरना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हो सकता है, नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है, किसी के लिए अच्छा किया और उसके बदले बुराई मोल ले ली। ठीक है, तो मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये जो है इसके वाक्य प्रयोग हो सकते हैं, इस तरीके से आसान भाषा में आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद अगला देख लेते हैं, 8 नंबर में, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ठीक है, किस कवि को, ये पूरा है, ठीक है ना, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा कहा जाता है किस कवि को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी यहाँ पर को आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम डिस्कस कर लेते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की, तो दोस्तों ये माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं एक छायावादी कवि हैं। ठीक है, छायावादी रचनाकार हैं ये। ठीक है, कैसे हैं, छायावादी रचनाकार हैं। 4 अप्रैल को इनका जन्म, 4 अप्रैल 1889 में इनका जन्म हुआ था, और 30 जनवरी 1968 में इनकी
मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद एक चीज़ ये स्वतंत्रता आंदोलन में और इस तरीके से जो राष्ट्र के लिए होती हैं चीज़ें, उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने कार्य किया। लेकिन 1921 से 1922 में जब असहयोग आंदोलन हुआ दोस्तों, उसमें भी ये काफ़ी सक्रिय रहे, उस कारण इनको जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, 1921-22 में जो असहयोग आंदोलन हुआ तो उसमें सक्रिय होने के कारण ये जेल भी गए थे। दोस्तों इन्होंने देश प्रेम के साथ साथ प्रकृति और प्रेम का चित्रण मिलता है इनकी रचनाओं में। ठीक है, इनकी जितनी भी रचनाएं उन सभी में देश प्रेम के साथ साथ प्रकृति और प्रेम का चित्रण मिलता है। इनकी प्रमुख कृतियों की अगर हम बात करते हैं, जिस पर हम जो मेन टॉपिक है, तो प्रथम कृतियां इनकी हैं हिमक्रीट। ठीक है, हिम वाले जितने भी आएंगे तो इनके ही बहुत सारे देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें है हिम, एक इनकी रचना है हिमक्रीट। ठीक है, ये इनकी है। और हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी भी इन्हीं का है। उसके बाद युग चरण। ठीक है, उसके बाद वेणु लो गूंजे धरा भी इन्हीं का है। उसके बाद है बिजुरी, काजल आज रही, ये भी इन्हीं का है। ठीक है, उसके बाद अगर ये पद्य में है दोस्तों सारे, ये किस में है, ये पद्य में है, यानी कि काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, काव्य हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं गद्यों की। तो इनकी गद्य रचनाओं में आप बात कर सकते हैं कृष्णार्जुन युद्ध। ठीक है, कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पांव, ये जो है इनकी रचनाएं हैं। अमीर इरादे, और ये इस तरीके से जो और भी हैं, लेकिन थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो जाती है, कई बार पूछ लिया जाता है कि 4 कवियों के नाम दे देंगे, इनमें से किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, या फिर मैच करना है, या इनमें से ज्ञानपीठ किसको मिला है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, उस समय 1943 का, जब 1943 में इन्होंने रचनाएं करनी शुरू की थी, ठीक है, तो उस समय का सबसे जो मुख्य पुरस्कार था, सबसे बड़ा पुरस्कार था, उसका नाम था देव पुरस्कार। ठीक है, तो देव पुरस्कार इनको मिला था। देव पुरस्कार इनको किसके लिए मिला था, हिमक्रीट के लिए मिला था। ठीक है, देव पुरस्कार इनको मिला था हिमक्रीट के लिए। उसके बाद इनको दोस्तों साहित्य अकादमी भी मिला हुआ है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। और साहित्य अकादमी की स्थापना जो है, स्थापना होती साहित्य अकादमी की 1954 में। इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं हर जो है वो चीज़ बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे तो यहाँ से आपको साहित्य अकादमी आया, तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, और इनको साहित्य अकादमी उसी साल मिल गया था, मतलब उसके तुरंत बाद मिल गया था, 1955 में इनको मिल गया था। ठीक है, इनको पद्म भूषण भी मिला है। ठीक है, पद्म भूषण भी इनको मिला है। पद्म भूषण इनको मिला था 1963 में। ठीक है, 10 सितंबर 1967 में लौटा दिया फिर उन्होंने अपना पद्म भूषण, जो इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, इन्होंने ये 10 सितंबर 1967 में 1967 में इसको लौटा दिया गया था, क्योंकि राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक का विरोध इन्होंने किया था। तो राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में इन्होंने क्या किया था, अपना पद्म भूषण पुरस्कार 1967 में लौटा दिया था। ठीक है, इसको भी आप लिख लो। उसके बाद अगला हम यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा, और भी इसमें जो ऑप्शन दिए गए, मैथिली शरण गुप्त हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं दोस्तों यहाँ पर जयद्रथ वध। ठीक है, मैथिली, इस क्वेश्चन में जो साहित्य वाला था ना वो बहुत ज्यादा आया था। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं की अगर बात करें तो जयद्रथ वध। ठीक है, जयद्रथ वध ये इनका है। और भारत भारती, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, भारत भारती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। पंचवटी भी इनका ही है। ठीक है, पंचवटी 1925 में पब्लिश हुआ था, और भारत भारती शायद 1912 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, उसके बाद इनका है द्वापर, यशोधरा भी जो है क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, यशोधरा। उसके बाद सिद्धराज, अंजलि और अर्ध्य, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये क्या हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद देखो रामधारी सिंह दिनकर,
रामधारी सिंह दिनकर। अब दिनकर साहब की भी बहुत सारी रचनाएं होंगी जो इम्पोर्टेंट है, हम केवल उन्हीं को देखेंगे, ठीक है। इनके काव्य रचना के अंतर्गत अगर बात करें तो काव्य में इनकी रेणुका है दोस्तों एक, ठीक है। रेणुका इन्होंने 1935 में पब्लिश हुई थी, ठीक है, रेणुका है। उसके बाद रसवंती और कुरुक्षेत्र, रसवंती और यहाँ पर एक कुरुक्षेत्र, ठीक है, रसवंती कुरुक्षेत्र। रसवंती जो है 1939 में पब्लिश हुई थी और ये 1946 में कुरुक्षेत्र, ठीक है। उसके बाद उर्वशी, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। उर्वशी जो है इनकी एक रचना है, उर्वशी 1961 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। उसके बाद मिट्टी की ओर, रेती के फूल, उजली आग, चेतना की शिला, ये बहुत सारे इनके गद्य भी हैं, ठीक है, इनको भी नोट कर लेना। उसके बाद लास्ट ऑप्शन था यहाँ पर एक मुक्ति बोध, ठीक है। क्या ऑप्शन था? मुक्ति बोध। तो मुक्ति बोध जो है डी ऑप्शन में था। तो मुक्ति बोध दोस्तों इनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्ति बोध था, ठीक है, गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। तो गजानन माधव मुक्ति बोध इनका पूरा नाम है। तो 1917 से 1964 तक का इनका जीवन काल रहा, ठीक है। 1917 से 1964 तक का इनका जीवन काल रहा। इस दौरान इनकी कृतियों की अगर बात करें तो इनके कौन कौन से कृति है? चांद का मुंह टेढ़ा, पेपर में कितनी बार आपने देखा होगा, कितने एग्जाम में, ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध ने लिखी है, गजानन माधव मुक्तिबोध, इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। उसके बाद भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है, ये दोनों इनके जो है कविता संग्रह है या काव्य संग्रह है, ठीक है, ये दोनों। उसके बाद इनका है एक काठ का सपना, काठ का सपना, ठीक है, काठ का सपना और विपात्र, काठ का सपना, विपात्र और सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी। भाई ये तीनों इनके गद्य हैं, ठीक है, ये भी आप देख लेना, ठीक है, ये तीनों इनके गद्य हैं। इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से डिस्कस कर ली हमने। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस पर ध्यान देना दोस्तों, यहाँ इसको टिप्पण या टिप्पणी कहते हैं, ठीक है, कहीं पर आपको टिप्पण भी देखने को मिलेगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नोटिंग, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने? नोटिंग, NOTING, ठीक है, नोटिंग बोलते हैं इसको। अब देखिए नोटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर ए सही है। मामलों को नियमानुसार निपटाना जो है टिप्पण का क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों सरकारी कार्यप्रणाली में विचाराधीन कागज या मामलों के बारे में उनके निपटान के लिए सुझाव या निर्णय देने के परिणाम स्वरूप जो अभियुक्तियां फाइल पर लिखी जाती है उनको टिप्पण कहते हैं, ठीक है, जो रिमार्क्स लिखे जाते हैं फाइल पर, जैसे। अब जो है यहाँ पर टिप्पण के प्रकार भी होते हैं कुछ, ठीक है, तो इसके प्रकार जैसे प्रशासनिक टिप्पण होते हैं, सामान्य टिप्पण होते हैं, अनुभागीय टिप्पण होते हैं, ठीक है। टिप्पण हमने बता दिया, ये होते हैं टिप्पण के प्रकार हैं। प्रशासनिक टिप्पण होता है, ठीक है। नंबर 2 इसमें सामान्य टिप्पण भी होता है, सामान्य टिप्पण। नंबर 3 होते हैं अनुभागी। अब देखिए इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, खाली मैं नाम बता देता हूं आपको। संपूर्ण टिप्पण, ठीक है। उसके बाद 5वां होता है सूक्ष्म टिप्पण, अनौपचारिक टिप्पण, ठीक है, अनौपचारिक। इतने जो है इसके प्रकार होते हैं, ठीक है। कभी बाद में हिंदी की जब क्लास करेंगे तो इसको डिटेल में हम देख लेंगे कैसे टिप्पणी लिखी जाती है और इसमें बाकी चीजें, अभी मेन चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद आगे देखिए 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर। 10वां, निम्न में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? भाई देखो मूल स्वर पूछ रहा है, ऊपर से नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। अब मूल स्वर कौन कौन? स्वर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है मूल स्वर और दूसरे होते हैं संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर। दोस्तों जो मूल स्वर होते हैं ना, इनकी संख्या होती है केवल 4। कितनी होती है? 4 ही इनकी संख्या होती है। लेकिन जो संधि स्वर होते हैं ये कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। 4 स्वरों के अंतर्गत हम बात करेंगे। देखिए इसमें 4 स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री।
उसके बाद जो संधि स्वर होते हैं, इनके अलावा जितने बच जाते हैं ना, वो सभी क्या होते हैं, संधि स्वर होते हैं। अब मूल स्वर किसे कहेंगे भाई, स्वतंत्र रूप से बने हुए जो स्वर होते हैं उनको मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, इनको बनाने स्वतंत्र, लिख लेता हूं चलो, स्वतंत्र रूप से बने हुए, ठीक है, यानी कि ये जो है बिना किसी दूसरे स्वर की मदद से बनते हैं। ठीक है, अ जो बना है वो उसमें कोई अन्य स्वर नहीं मिला हुआ, ये स्वतंत्र रूप से बना है। अगर वहीं पर इसके बात करें तो इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसी के अपोजिट ये हो जाएगा। अपोजिट का मतलब है ये दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से बनते हैं, दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से बनते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से या योग से बनते हैं, जिसके अंतर्गत जो है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ठीक है, ये जो है देखिए दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से बनते हैं, इनको संधि स्वर कहते हैं। अब हम समझ गए यहाँ पर मूल स्वर क्या होते हैं, संधि स्वर क्या होते हैं। तो अब कौन सा इसमें मूल स्वर नहीं है पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी अ, ई, छोटा ई और री, ये तीनों मूल स्वर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। अगर आपने मेरी हिंदी की कल कुछ दिन पहले की क्लास ले रखी है शब्द भेद वाली, तो आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते हैं। अगर आपने नहीं लिए तो आप उस क्लास को देख लेना, हिंदी की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। ठीक है, फ्रेश कोर्स है हिंदी, तो उसमें देखना आप, हिंदी की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों शब्दों को जो है निम्न प्रकार से बांटा गया, 7-8 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, शब्द ये उत्पत्ति के आधार पर। अब इसमें आपको उत्पत्ति भी देखने को मिल सकता है, कहीं पर आपको स्रोत भी देखने को मिलेगा, स्रोत या उद्गम। ठीक है, उत्पत्ति, स्रोत या उद्गम के आधार पर जो है शब्दों को कितने प्रकार से बांटा गया है। जैसे सॉरी नीचे वाला है ये, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, यहाँ पर संकर भी जोड़ देना। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर बाकी भी होते हैं, जैसे शब्द भेद हमने पढ़े थे जिस समय, मैं डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, उसमें मैंने बता रखा है। तो शब्द भेदों को हमने 4 प्रकार से हम जो है शब्दों के भेद बताए थे मैंने। ठीक है, शब्दों को 4 प्रकार से शब्दों की रचना कर सकते हैं या उनको बांटा जा सकता है। नंबर 1 दोस्तों मैंने अर्थ के आधार पर बताया था आपको। ठीक है, अर्थ के आधार पर बताया था, जो फर्स्ट वाला है। ठीक है, ये अर्थ के आधार पर अर्थ एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, ये सभी जो है अर्थ के आधार पर है। उसके बाद रचना के आधार पर दूसरा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अर्थ, रचना। ठीक है, अर्थ हो गया, रचना हो गया। रचना के आधार पर मैंने बता दिया आपको कौन कौन से होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, ये होते हैं रचना के आधार पर। उसके बाद प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो विकारी एंड अविकारी, विकारी और अविकारी। ठीक है, आपको यहाँ पर देख रहा है विकारी और अविकारी ऑप्शन 3 में। ठीक है, बाकी ये 2 नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है ये तो आपने देख लिया, उत्पत्ति। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम शब्दों का विभाजन करते हैं, और मैंने आपको पूरा हिंदी में अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। उसका निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द, एकार्थी का मतलब क्या होगा भाई, जिसका केवल एक ही अर्थ होता है, केवल एक ही अर्थ हो, उसको हम क्या कहते हैं, एकार्थी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कर। ठीक है, कर के 2 अर्थ होते हैं। कर के कितने अर्थ होते हैं, 2 अर्थ होते हैं। एक कर का मतलब होता है हाथ, और दूसरे कर का मतलब होता है टैक्स। ठीक है, हाथ, टैक्स और हाथ। ठीक है, तो ये 2 चीज हो गया, तो इसका यानी कि ये एकार्थी शब्द नहीं है। उसके बाद आता है गुरु। ठीक है, गुरु के भी 2 अर्थ होते हैं भाई। ठीक है, एक गुरु जी का मतलब होता है क्या, गुरु शिक्षक, टीचर, जो हमें शिक्षा देते हैं, गुरु। ठीक है, और दूसरा गुरु का मतलब होता है बड़ा, लघु या गुरु बोलते हैं ना, लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा। इसका मतलब होता है शिक्षक, शिक्षक। ठीक है, शिक्षक हो गया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गंगा। अब गंगा देखिए किसी का नाम है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होता अन्य
तो ये एक नाम ही इसका मतलब होता है, चाहे वो किसी लड़की का नाम हो या नदी का नाम है गंगा, ठीक है, ये एक नाम है गंगा, ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द कौन सा है, तो हमारा सही जवाब यही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद धन है, धन भी दो चीज, धन के भी बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे एक का मतलब होता है दौलत, दौलत या खजाना, ठीक है, पैसा वगैरह जो भी है, और दूसरे धन का मतलब होता है प्लस, जोड़ना, ठीक है, जोड़ना। और भी चीज, और भी इसके अर्थ हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा आपसे मेन चीज डिस्कस किया है। उसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध अधिकारी और स्वायत्त सत्ता, देखिए सरकारी विभागों, संबद्ध अधीनस्थ और स्वायत्त शासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं या अन्य व्यक्तियों को लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं भाई, सीधे सीधे इसका जवाब हो जाएगा सरकारी पत्र, ठीक है। जब आप पत्र लेखन पढ़ेंगे, ठीक है, पत्र लेखन जब आप पढ़ेंगे तो पत्र लेखन के अंदर का आपको कई चीज देखने को मिलेंगी। पत्र लेखन क्या होता है, अपने विचारों, अपने भावनाओं को एक कागज पर लिख करके अन्य व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करना, प्रकट करना, ठीक है, ये इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पत्र लेखन कहते हैं। सरल सी बात है। उसके बाद पत्र लेखन के प्रकारों की बात करें दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं औपचारिक, ठीक है, एक औपचारिक होते हैं, दूसरे होते हैं अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक। मैं आपको बाकी बताऊंगा इसको डिटेल में, ठीक है। एक होते हैं फॉर्मल, दूसरे होते हैं इनफॉर्मल। दोस्तों जो औपचारिक पत्र होते हैं इसके अंतर्गत भी बहुत सारे पत्र आते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र लिखना है आपको, ठीक है, जैसे आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, या कार्यालयी पत्र लिखना है, ठीक है, कार्यालयी पत्र लिखना है, या व्यावसायिक पत्र लिखना है, व्यावसायिक पत्र लिखना है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है किसके अंदर आती है, औपचारिक पत्र। प्रार्थना पत्र आपको किसी अवकाश के लिए लिखना है, या किसी कोई सुधार करने के लिए लिखना है, शिकायत लिखना है, आवेदन के लिए लिखना है, ठीक है। और कार्यालयी पत्र आपको सरकारी अधिकारी को लिखना है या किसी सरकारी विभाग को लिखना है, ठीक है। और व्यावसायिक पत्र में आप किसी दुकानदार को भी लिख सकते हैं, प्रकाशक को, व्यापारी को, या किसी कंपनी को व्यवसाय हेतु, ठीक है, ये सारे। उसके बाद बात आती है औपचारिक अनौपचारिक पत्र की, तो इसके अंतर्गत निमंत्रण पत्र है, अपने परिवार के सगे संबंधियों को है, दोस्तों को है, ठीक है, सोना बाबू को है, ठीक है, गर्लफ्रेंड वगैरह जिसके होते हैं, तो ऐसे मित्र, तो ये सभी जो है अनौपचारिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे लोग आते हैं जो दोस्तों जिनमें जो है प्रेषक, ठीक है, प्रेषक और जो प्राप्तकर्ता होता है, ठीक है, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में क्या होगा, मधुर संबंध होंगे, ठीक है, मधुर संबंध होंगे। ऐसे लोगों को जो है के बीच जो है अनौपचारिक पत्र भेजे जाते हैं। दोस्तों औपचारिक पत्र में जो है संदेश, सूचनाओं और तथ्यों को विशेष महत्व दिया जाता है, ठीक है, लेकिन जो अनौपचारिक पत्र होते हैं इनमें गप भी पेली जाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक आध चीज और देख लेते हैं। तो इसमें देखिए अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं, ठीक है, और सरकारी पत्र क्या होते हैं, और परिपत्र यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, ये क्या होता है, इसको देखें थोड़ा, ठीक है। ये देखिए आप अर्ध सरकारी पत्र है, अनुस्मारक है, परिपत्र है, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें अर्ध सरकारी पत्र दे रखा है, ठीक है। तो अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं भाई, ठीक है, नाम से ही आपको लग रहा है भाई अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है। अर्ध सरकारी पत्र ऐसे होते हैं दोस्तों, इसमें दो जैसे दो आदमी होंगे तो दोनों क्या होंगे, सरकारी आदमी होंगे, ठीक है, दो के दो, तो दोनों सरकारी आदमियों के बीच में आपस में जो है इसमें पत्राचार होता है, ठीक है, व्यवहार या सूचनाओं या विचारों का आदान प्रदान होता है दो लोगों के बीच में, जो दोनों क्या होते हैं, सरकारी आदमी होते हैं। क्या होता है कभी कभी इसमें जो है कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिलाना पड़ता है, या कोई संस्मरण भेजने के लिए, ठीक है, वैसे अनुस्मारक का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर को जो है संस्मरण भेजने के लिए इसमें लेकिन दोनों सरकारी आदमी होना जरूरी है, ठीक है। तो वो प्राइवेटली उसको एक पत्र भेज सकता है कि ये कार्य बहुत टाइम से रुका हुआ है, इसको जो है जल्दी करने की कृपा करें वगैरह कुछ भी, ठीक है। लेकिन इसमें जो निर्धारित क्रियाविधि होती है, निर्धारित क्रियाविधि का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, निर्धारित क्रियाविधि का यूज नहीं होता है। उसके बाद आगे बात करते हैं अनुस्मारक की। तो अनुस्मारक जो आपके ऑप्शन में था, तो अनुस्मारक दोस्तों क्या होता है, इसमें ये भी जो है अब नाम से आपको लग रहा होगा, इसको स्मृति पत्र भी कहते हैं, ठीक है, स्मृति पत्र। इसमें भी क्या होता है, स्मृति दिलाने के लिए, कोई काम रुका हुआ है, कई समय से नहीं हुआ है ये वगैरह, तो ऐसी चीजों के लिए इसको स्मृति पत्र भेजा जाता है। इसको लिखने का फॉर्मेट भी जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला है परिपत्र, ठीक है। तो परिपत्र क्या होता है, जब कोई सूचना या संदेश एक स्थान से अनेक कार्यालयों को भेजा जाता है, ठीक है,
एक स्थान से उसको अनेक कार्यालयों को उसकी कॉपियां भेजनी है, ठीक है। कोई सूचना है उसको एक ही जगह से जो है अनेक स्थानों को भेजना होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, परिपत्र बोला जाता है। दोस्तों सूचना की पुष्टि के लिए जो है इसमें परिपत्र के साथ एक अलग से नोटिस भी भेजा जाता है पुष्टि करने के लिए सूचना की, ठीक है। ये थोड़ा मोटा मोटा देख लिया, बाद में हम इसको डिटेल में देख लेंगे जिसमें पत्र लेखन पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं देवनागरी लिपि अधिकांशतः है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर को मुझे जो है दिक्कत वाला लगा, क्योंकि देवनागरी लिपि जो है इसमें से अधिकांशतः देखिए रोमन तो हो नहीं सकते, रोमन जो है इंग्लिश होती है, ठीक है, इंग्लिश होती है। ये शून्यात्मक जो है इसमें होगा नहीं, अति शिरो रेखात्मक है नहीं, ठीक है। जो देवनागरी लिपि है वो शिरो रेखात्मक है, ठीक है। क्या है, शिरो रेखात्मक, ये इसकी विशेषता है, इसको ध्यान रखना भाई। शिरो रेखात्मक क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं अक्षर लिखने के बाद ऊपर से पंक्ति देते हैं, इसको बोलते हैं शिरो रेखात्मक, ठीक है। उसके सिर पे ऊपर रेखा दी जाती है। हिंदी में देखिए आप किसी भी शब्द में देख लेना देवनागरी लिपि के, ठीक है, तो ये शिरो रेखात्मक होती है। दूसरा यहाँ पर दोस्तों वर्णात्मक है, तो वर्णात्मक नहीं होती है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर वर्णात्मक इसके हिसाब से देखा जाता है, ये सही होगा, लेकिन ये वर्णात्मक नहीं होती, ये होती है अक्षरात्मक। अक्षरात्मक जो देवनागरी लिपि है ये अक्षरात्मक होती है दोस्तों, ठीक है, वर्णात्मक नहीं होती है। वर्ण यानी कि अक्षरात्मक का मतलब जो है इंग्लिश में अक्षरात्मक को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सिलेबिक, ठीक है, सिलेबिक। और वर्णात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेटिक, ठीक है, अल्फाबेटिक इसको बोला जाता है। अब जो रोमन होती है, इंग्लिश होती है, ये होती है अल्फाबेटिक, ठीक है, वर्णात्मक होती है, लेकिन जो देवनागरी लिपि होती है ये अक्षरात्मक लिपि होती है। अब इसके नामकरण की बात करें देवनागर लिपि की दोस्तों, तो इसको ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर विद्वानों का ऐसा मानना है कि गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे तो उनका संबंध इस लिपि से था, इसलिए इसका नाम नागरी जो है कहते होंगे। लेकिन सबसे पहले जब ये अस्तित्व में आई तो उसके बाद इसने संस्कृत भाषा को लिपिबद्ध किया, तो संस्कृत भाषा को लिपिबद्ध करने की वजह से इसके आगे, क्योंकि संस्कृत देवताओं की भाषा मानी जाती है तो इसलिए इसके आगे देव लग गया, तो ये फाइनली क्या बन गई, देवनागरी बन गई। ऐसी मान्यता है, लेकिन इसमें बहुत सारे विवाद हैं अभी भी, ठीक है ना। तो ये देवनागरी इस तरीके से बन गई। अब देवनागरी के उपनामों की बात करें दोस्तों, तो इसके कुछ उपनाम है, जिसको देवनागरी को जो है लोक नागरी के नाम से भी जाना था, लोक नागरी, ठीक है, देवनागरी और लोक नागरी के नाम से जाना था। और इसको हिंदी लिपि भी कहा जाता है, ठीक है, हिंदी लिपि भी कहा जाता है, ये चीज भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ये दो चीज इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद दोस्तों इसका विकास आता है, ठीक है, इसका विकास जो माना जाता है वो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है, ठीक है, ब्राह्मी से इसका विकास माना जाता है, ये ध्यान रखना। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो देवनागरी लिपि से आती है दोस्तों वो ये है कि इसको लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, बाएं से दाएं की तरफ को इसको लिखा जाता है, ठीक है। और बाकी क्या है इसमें इंपॉर्टेंट चीज, इतनी ही चीजें इसमें है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, ठीक है। जो ध्वनि प्रत्येक ध्वनि के लिए और मतलब अलग अलग वर्ण होता है, हर ध्वनि के लिए अलग वर्ण होता है, और जो बोला जाता है वही लिखा भी जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी हिंदी के क्लास में इसको हम पढ़ेंगे। अगला है राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है, तो राजभाषा के प्रयोग का दोस्तों यहाँ पर विधायिका भी है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों जो है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, उपरोक्त तो सभी सही होगा। दोस्तों अब बात कर लेते थोड़ा राजभाषा के बारे में, ठीक है। तो राजभाषा में हमारे, आपने देखा होगा हमारे संविधान में, तो राजभाषा क्या होती है भाई, जो हमारा देश है इसके राजकाज की जो भाषा है तो वो राजभाषा हुई, ठीक है, जिसमें सारा कार्यकाज चलेगा, ठीक है। तो संविधान के भाग 17 में, जो संविधान का भाग 17 है ना, वो पूरा का पूरा किसको समर्पित है, राजभाषा को समर्पित है। तो भाग 17 में दोस्तों इसमें अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक, ठीक है, अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक जो है पूरा किसका है, राजभाषा का जिक्र इसमें किया गया है। उसके बहुत सारी चीजें, जैसे अध्याय 1 है तो चैप्टर 1 में चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में संघ की भाषा के बारे में बताया गया है, संघ की ये भाषा होगी, ऐसे होगी, ठीक है, संघ की भाषा के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद हैं, 343 और 44, ठीक है, 343 44। चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में है, प्रादेशिक भाषाओं के बारे में है, ठीक है। इसमें जो है 345 और
से 47 तक, ठीक है, 345 से 47 तक। अब चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 में उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, की भाषा, ठीक है, इसकी भाषा के बारे में बताया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के बारे में बताया गया। 348 349, ठीक है, 348 से 349 इसमें क्या है। और उसके बाद चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 में जो है इसके बारे में विशेष निर्देश दिए हैं, ठीक है। विशेष निर्देश कौन से चैप्टर में दिए हैं, तो ये दिए हैं चौथे में, जो 350 से लेकर के 351 तक हैं। 350 में आपको 350 क और 350 ख भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क ख। तो ये चीजें हैं राजभाषा से संबंधित, आपने इतनी चीजें जान ली है, ठीक है। भाग 17 में है राजभाषा का जो उल्लेख है, पूरा भाग 17 जो है राजभाषा को समर्पित है। इसमें आपको 343 अनुच्छेद से 351 अनुच्छेद तक का पूरा उल्लेख मिलेगा। इसमें चार चैप्टर हैं, 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय के अंतर्गत विभिन्न अनुच्छेद और इनके बारे में, अनुच्छेदों के अंतर्गत विभिन्न इन चीजों के बारे में बताया गया है। ये होगी कुछ चीजें। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखो आप, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित प्रभावी लोकप्रिय शैली कौन सी है। दोस्तों समाचार वस्तुनिष्ठ शैली में जो है सबसे लोकप्रिय प्रभावी नहीं माना जाता। वर्णनात्मक शैली में ये कहानी वहानी जो भी होती है, ये सारी चीजें जो है वर्णनात्मक शैली में उल्टा पिरामिड शैली है, ठीक है। तो उल्टा पिरामिड शैली यहाँ पर सही है दोस्तों। उल्टा पिरामिड शैली जो है एक ये है, पिरामिड जो होते हैं इस तरीके के त्रिभुज जैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है उल्टा पिरामिड, ठीक है। उल्टा पिरामिड ये है, इसके 3 भाग होते हैं इस शैली में। जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसको इंट्रो बोल सकते हैं आप, ठीक है, इंट्रो, या इसको मुखड़ा बोला जाता है, ठीक है, इंट्रो या मुखड़ा होता है। दूसरा इसकी बॉडी होती है, ठीक है, न्यूज की, किसी भी न्यूज की। और लास्ट में होता है क्लाइमैक्स, यानी कि समापन, ठीक है, क्लाइमैक्स। 3 ये उल्टा पिरामिड है। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है, न्यूज होती है, तो वो उस न्यूज के अंतर्गत दोस्तों समाचार जब कोई बंदा लिखता है तो उसके अंतर्गत 6 चीजें बताने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। 6 चीजें बताने का प्रयास किया जाता है, 6 क्वेश्चन के सवाल देने का, जवाब देने का प्रयास किया जाता है। नंबर 1 जैसे सबसे पहले होता है क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ, ठीक है। नंबर 2 होता है किसके साथ हुआ, किसके साथ हुआ। नंबर 3 होता है कहाँ हुआ। और चौथा सवाल जो उत्तर दिया जाता है वो कब हुआ। और 5वां होता है क्यों हुआ। भाई इतनी चीजें, अब क्यों हुआ फिर ये जो हुआ। तो 6ठा हुआ कैसे, ठीक है। ये इसके कुछ इनको बोला जाता है ककार, क्या बोला जाता है, ककार। ये 6 ककार होते हैं किसी भी न्यूज को बनाने के, किसी भी पत्रकारिता में जो है पत्रकारिता करने के लिए, समाचार बनाने के लिए इन 6 ककारों का जवाब दिया जाता है। इन्हीं के बेस पे जो है पूरी न्यूज लिखी जाती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जो ये फर्स्ट के 4 ककार हैं, ठीक है, ये फर्स्ट के जो 4 ककार हैं ये सभी जो है किसके अंतर्गत आ जाते हैं, इंट्रो के अंतर्गत आ जाते हैं। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ, ठीक है। ये जो है इंट्रो के अंदर, इंटर जो होता है ये फर्स्ट पैराग्राफ होता है, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ। तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में सारी मुख्य बातें आ जाती हैं और मुखड़ा आ जाता है, इंट्रो आ जाता है। सबसे जो मेन चीज हुए, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ, ये सभी इसके। बाकी के जो 2 बच जाते हैं, क्यों और कैसे, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये समापन और बॉडी में आते हैं, ठीक है। उसका क्लाइमैक्स करना है या उसकी बॉडी लिखनी है तो उसमें आते हैं। तो सबसे जो मेन होता है, मुख्य होता है, बड़ा होता है, वो मुखड़ा होता है। उसके बाद उसकी बॉडी बताई जाती है, लास्ट में सम्मान बताया जाता है, ठीक है। इसमें कम आता है, ठीक है, इसमें कम सवालों के जवाब दिए जाते हैं। यानी कि बड़ा कौन है, मुख्य कौन है, ये सबसे पहला वाला। इसको उल्टा पिरामिड इसलिए, ये जो उल्टा पिरामिड शैली है दोस्तों, वैसे तो ये 19वीं शताब्दी में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। लेकिन इसको अगर डेवलपमेंट की बात करें, इसके विकास की अगर बात करें तो अमेरिका का जब गृह युद्ध चला था, ठीक है, अमेरिका का गृह युद्ध, तो अमेरिका के गृह युद्ध के समय जो है इसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। अब अमेरिका का गृह युद्ध कब हुआ इसको कमेंट करो जल्दी से, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट है, ये भी बन गया। तो अमेरिका का गृह युद्ध जब हुआ था उस टाइम पे इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देख लिया लोकप्रिय शैली ये है और क्या क्या चीजें हैं, उल्टा पिरामिड क्या है ये भी आपने समझ लिया है। अब संभवतः यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है दोस्तों, ठीक है। अब वाक्यों की बात करते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से, मेल से बनने वाले रचना को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। भाई देखिए, अगर वाक्यों के भेदों की अगर बात करें, ठीक है, तो वाक्यों को हम इनिशियली 2 प्रकार से बांटते हैं, ठीक है।
दो प्रकार से इसको बांटा जाता है। एक तो बांटा जाता है अर्थ के आधार पर, ठीक है, और दूसरा बांटा जाता है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। दोस्तों अर्थ के आधार पर तो ठीक है, इसमें विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक शब्द आते हैं, ठीक है, वाक्य आते हैं, जिसमें जैसे आज्ञावाचक, आज्ञा देने का कार्य किया जा रहा होगा उस वाक्य के द्वारा से, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन से रिलेटेड चीज हम समझ लेते हैं थोड़ा। तो रचना के आधार पर इसको तीन प्रकार से बांटते हैं। नंबर एक होते हैं सरल वाक्य, सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस जिसको बोला जाता है। दूसरे होते हैं दोस्तों संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, और तीसरे होते हैं मिश्रित वाक्य, ठीक है। कौन से? मिश्रित वाक्य, ठीक है, या इसको मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य भी कह सकते हैं, यानी कि ये कंपाउंड और ये कॉम्प्लेक्स। अब देखिए सरल वाक्य जो होते हैं ना, इसमें दो चीज होती हैं। एक तो इसमें विधेय होता है, ठीक है, एक इसमें विधेय होता है और दूसरा इसमें उद्देश्य होता है, ठीक है। उद्देश्य, उद्देश्य, एक ही विधेय होता है और एक ही उद्देश्य होता है। अब इसमें दूसरे वाले में क्या होता है, जैसे इसमें हमने बोल दिया कि केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। इसमें जैसे बोला हमने राम खाता है, हमने बोल दिया राम खाता है, भाई राम देखो एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है, बाकी विधेय बच गया इसमें। और दूसरा जो है संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, इसमें दो सरल वाक्य, सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य। अब देखो दो सरल वाक्य जो है किसी योजक चिन्ह से जुड़कर, मतलब योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसमें दो किसी जैसे और किंतु ऐसे चीजों से, मतलब कुछ योजक शब्द जो होते हैं उनसे जुड़े रहते हैं, दो सरल वाक्य। जो मिश्रित वाला होता है भाई, इसमें क्या होता है ना, इसमें एक तो प्रमुख या प्रधान उपवाक्य कह सकते हैं, और एंड दूसरा होता है आश्रित, यानी कि ये है कि अगर ये जो सेंटेंस होता है इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है जिसमें, और दूसरा जो है उसी पर आश्रित दूसरा उपवाक्य होता है। अब देखिए सरल में हमने इसका एग्जांपल बताया, और संयुक्त वाक्य का एग्जांपल देखेंगे, हम कहेंगे कि प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, ठीक है, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, ये संयुक्त है। इसको ये देखिए प्रिय बोलना है, प्रिय बोलो ये भी सरल वाक्य, असत्य नहीं भी सरल वाक्य है, लेकिन प्रिय बोलना है, लेकिन गलत नहीं बोलना है, ये पर के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से मिश्रित वाक्य को देखेंगे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। जो मेन है, प्रमुख क्या है, ठीक है, प्रमुख चीज क्या है कि उसके अक्षर अच्छे नहीं बनते, और उसी पर आश्रित क्या चीज है वो भी जानता है इस चीज को, ठीक है ना। तो यानी कि एक प्रधान है, एक गौड़ उपवाक्य होता है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको इतना समझने के बाद आप क्वेश्चन को देखो, इसमें आसानी से समझ जाओगे। आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, ठीक है, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। तो ये क्या, कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य है। लास्ट, कठोर होकर भी सहृदय बनो, इसको आप कमेंट करो जल्दी से, आपको क्या समझ आया, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाला तुमने सरल वाक्य क्यों बोला है, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, सरल है क्यों? अच्छा दो चीज हुई ना इसमें, हाँ एक सुधार यहाँ पर को देखिए, फर्स्ट ऑप्शन पे, फर्स्ट वाले उस पर ध्यान देना, ये है, ये सरल नहीं होगा, ये संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। सूर्योदय हुआ फिर पक्षी बोलने के, कॉम्प्लेक्स भी तो हो सकता है। मैं तो मिश्रित ही बोल रही हूँ उसको, लेकिन सही तो क्यों बोल रहे हो उसको, तो मिश्रित होगा, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये मिश्रित वाक्य होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सूर्योदय हो रहा है और पक्षी बोल रहा है, यानी कि किस पर डिपेंड है, सूर्योदय होने पर डिपेंड है। सबसे मेन यहाँ पर क्या है, सूर्योदय होना, ठीक है, सूर्योदय हुआ तभी क्या होता है, पक्षी बोलते हैं, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो ये सुधार यहाँ पर को कर लेना आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, भाई तत्सम तद्भव ये शब्द जो है आप डिटेल में थोड़ा देख लेना। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला दे रखा है खेत, ठीक है, तो खेत का खेत जो है अपने आप में क्या है, तद्भव है, तो इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, खेत का तत्सम, खेत का तत्सम होता है क्षेत्र। दोस्तों जहां पर ख होता है ना, ये ख क्या बन जाता है, छ बन जाता है, ठीक है, तत्सम करने के लिए। उसके बाद दाहिना है, दाहिना जो है अपने आप में तद्भव है, इसका तत्सम बन जाएगा दक्षिण, ठीक है। और अगर बायां होता तो क्या बनता, वाम, वाम, ठीक है, वाम हस्त
दक्षिण हस्त नहीं बोलते। उसके बाद आता है आज्ञा। तो आज्ञा जो है ऑलरेडी तत्सम शब्द है, ठीक है, इसमें कोई उसकी जरूरत नहीं है। अगर इसके तद्भव शब्द को ढूंढने, आज्ञा का तद्भव ढूंढोगे तो वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। बाकी किसान है, किसान का तत्सम होता है कृषक। क्या होता है? कृषक होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। यहाँ पर ऑप्शन सी देखेंगे आप, ये बिल्कुल सही है, अंताक्षरी, ठीक है, अंताक्षरी है। आप लुसेंट की बुक देखेंगे उसको आपको फर्स्ट में ही ये देखने को मिल जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से अंताक्षरी जो है सबसे शुद्ध शब्द है, ठीक है, सबसे नहीं शुद्ध शब्द है। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। संभवतः इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ पर इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इति धन आदि, ऑप्शन डी। इत्यादि का क्या होता है? इति धन आदि। अब यहाँ पर कौन सी संधि है दोस्तों? इति धन आदि में कौन सी संधि है? यण संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है? यण संधि में। यण संधि किसको बोलते हैं? इसमें जो यण संधि में जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट क्या बनता है? य, व और र, य, व और र बनता है इसमें प्रोडक्ट है, ठीक है। वो कैसे बनता है? यदि छोटा ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री, ठीक है, ये 5 स्वर आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। इन स्वरों के बाद अगर कोई भी अन्य स्वर आता है, ठीक है, इनके बाद अगर कोई भी अन्य स्वर आता है, कोई भी अन्य स्वर आए इनके बाद अगर कोई भी अन्य स्वर आता है तो ये क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? य, व और र बनाते हैं। अगर जहां पर ये बनते हैं, इस तरीके की संधि जहां पर होती है, तो वो क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक यण संधि वहां पर हो जाती है। य, यण और य प्रोडक्ट बनता है। इस तरीके से इसको याद करना, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया अत्याधिक, अत्याधिक हमने क्या बोला? अत्याधिक बोला, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा? अति धन अधिक हो जाएगा। अति धन अधिक हुआ, अति, इसमें इससे क्या निकला? ई, छोटा ई, और ये से अ निकला, ठीक है। ई धन अ मिलकर क्या बन गया? अतिया, य बन गया ना, ये देखिए य बना है यहाँ पर, तो य बन गया। हमने कहा था य जहां पर बनेगा वो क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा, ठीक है। तो ई, ये इस ई के बाद क्या आया है? अन्य स्वर अ आया है, ठीक है। इनमें से कुछ नहीं आया, ये नीचे अ आया है, तो ये बन गया यण संधि। उसी के बाद आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, अन्वय, ठीक है। अन्वय का संधि विच्छेद करना है आपने, अन्वय का संधि विच्छेद आपने करना है और इसकी संधि भी बतानी है, और क्या कैसे, मतलब पूरा जैसे मैंने यहाँ पर बताया वैसे ही आपको भी ये करके देना है। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे जो फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में आए हुए थे। आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन थे, साहित्य से कितने ज़्यादा क्वेश्चन थे इसमें। अगर आपको लगा है कि वीडियो आपके लिए अच्छा था और हमने डिटेल में चर्चा की, आपको इससे फ़ायदा मिल सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।